वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटर अध्ययन। आगामी उत्तराखंड सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, रॉयल्टी का अर्थ उस धन से होता है। रॉयल्टी मीन्स पुस्तकों का लेखक उनके प्रकाशकों से प्राप्त करता है। राइटर ऑफ बुक्स रिसीव फ्रॉम इट इज पब्लिशर्स। कोयले की खान का मालिक पट्टेधारक से प्राप्त करता है। द ऑनर ऑफ कोल माइन रिसीव्ड फ्रॉम द लीज होल्डर। तीसरा ऑप्शन है, एक पेटेंट वस्तु का निर्माता वस्तु के अनुज्ञाधारी से प्राप्त करता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ ए पेटेंट गुड रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स लाइसेंस होल्डर। ये उपयुक्त तीनों। अब देखिए रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बुक राइटर है, उसने कोई बुक लिखी है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पब्लिशर उस बुक को छापना चाहता है, तो वो बिना उसकी परमिशन के नहीं छाप सकता। तो जब वो उसको अधिकार देगा कि चलो मेरी बुक छाप लीजिए, तो वो उसके बदले कुछ अमाउंट लेगा, वो रॉयल्टी होती है। और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पुस्तकों के लेखक ही होता है, वो कोयले की खान का मालिक भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसने कोयले की खान को उपयोग करने का अधिकार किसी व्यक्ति को दे दिया, तो वो व्यक्ति कोयले की खान में से कोयला निकालेगा, लेकिन उसके बदले क्या देगा उसको अमाउंट, वो देगा रॉयल्टी। ऐसे ही पेटेंट क्या होता है, किसी वस्तु को प्रोडक्शन करने का अधिकार। अब मान लीजिए किसने जो है कोई नई चीज़ बना दी, इनोवेशन की किसने कोई नई चीज़, और वो आपने जब इनोवेशन कर दिया और दूसरा उस चीज़ को बनाना चाहता है, तो वो उसके बिना परमिशन के नहीं बना सकता। लेकिन अगर उसके परमिशन से बनाता है तो उसको कुछ रॉयल्टी देगा। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पुस्तकों का लेखक प्रकाशों से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। कोयले की खान का मालिक पट्टेधारक से प्राप्त करता है, ये भी सही है। और पेटेंट वस्तु का निर्माता वस्तु के अनुज्ञाधारी से प्राप्त करता है, जो उसका लाइसेंस ले लेता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों। तो रॉयल्टी का मतलब हो गया है कि अगर पुस्तकों का लेखक प्रकाशों से धन प्राप्त करता है, कोयले की खान का मालिक पट्टेधारक से प्राप्त करता है, और पेटेंट वस्तु का निर्माता अनुज्ञाधारी यानी कि लाइसेंस होल्डर से प्राप्त करता है, तो तीनों ही जो है रॉयल्टी मानी जाएंगी। तो आंसर इज डी। दूसरा प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। किराया क्रय पद्धति में स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। इन हायर परचेज सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम क्या है। हायर परचेज सिस्टम होता है जिसमें मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में कोई आदमी किससे कोई संपत्ति वगैरह खरीदता है, तो ठीक है, वो कुछ डाउन पेमेंट दे देता है और बाद में इंस्टॉलमेंट उसकी बन जाती है कि उसने पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, दूसरी देनी है, तीसरी देनी है। लेकिन जब तक वो अंतिम इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो वो गुड्स तो सप्लाई कर देगा उसको, किसको, खरीद हायर परचेजर को। लेकिन हायर वेंडर के पास उसके स्वामित्व बना रहेगा। स्वामित्व उसी का रहेगा जिसकी वो वस्तु वास्तव में है, मालिक की। लेकिन जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा तब वो मालिक की स्वामित्व उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसने कहा है कि प्रथम किस्त भुगतान करने पर तो सिर्फ मालिक सुपुर्दी शुरू में हो जाएगी, तो प्रथम किस्त में नहीं होगा। दूसरा 30% मूल्य भुगतान करने पर, बिल्कुल नहीं। 60% मूल्य भुगतान करने पर, ये भी नहीं। अंतिम किस्त भुगतान करने पर, यानी कि जब फाइनल इंस्टॉलमेंट चली जाएगी तो जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि जैसे मान लो ए ने बी को सामान हायर परचेज पे दिया, तो बी जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देगा वो स्वामित्व उसको नहीं मिलेगा। तो किराया क्रय पद्धति का ये नियम है। आंसर इज एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑनरशिप ट्रांसफर टू हायर परचेजर बाय हायर वेंडर। अगला प्रश्न है, संपत्ति के नगद मूल्य व किराया क्रय मूल्य में अंतर का कारण क्या है। द डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस ऑफ एन एसेट्स एंड हायर परचेज प्राइस। अब देखिए हायर परचेज प्राइस क्या है और कैश प्राइस क्या है। मान लीजिए कोई 20,000 रुपये की एसेट्स है और कोई इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहता है, उसने कहा जी मुझे आप 24,000 रुपये दे दो, तो सीधी सी बात है वो कितना रुपये एक्स्ट्रा लेना चाह रहा है उससे, 4,000 रुपये। तो ये ब्याज हो गया, यानी वो ब्याज कमाना चाहता है, क्योंकि वो उसे जो है काफ़ी टाइम तक इंस्टॉलमेंट लेगा तो उसकी संपत्ति क्या हो जाएगी, उसके पास तो चली जाएगी लेकिन ऑनरशिप नहीं जाएगी। तो लेकिन वो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो डिफरेंस क्या हो गया है, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो ब्याज की राशि ही पहला आंसर हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, संपत्ति का ह्रास, ब्याज एवं संपत्ति का ह्रास भी नहीं हो सकता, और ब्याज अन्य जो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ब्याज की राशि। क्योंकि हायर परचेज प्राइस में से अगर हम कैश प्राइस घटा दे तो इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तुम्हारा हो जाएगा आंसर इंटरेस्ट अमाउंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट राइट। नॉट का ध्यान रखिए। किराया क्रय पद्धति अवधि में संपत्ति की मरम्मत का दायित्व विक्रेता का होता है। रिपेयर ऑफ एसेट्स ऑफ ए हायर वेंडर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन HPS। किस्त भुगतान पद्धति संपत्ति की मरम्मत का दायित्व क्रेता का होता है। तीसरा है, किस्त भुगतान पद्धति में शुरू से ही जोखिम क्रेता की होती है, अतः विक्रेता को बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त भुगतान तक का जोखिम क्रेता का होता है और वो बीमा करा सकता है। अब देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि किराया क्रय अवधि में संपत्ति की मरम्मत का दायित्व विक्रेता का, बिल्कुल सही है, क्योंकि किराया क्रय पद्धति में विक्रेता पर ही संपत्ति का स्वामित्व रहता है, इसीलिए उसका दायित्व होता है कि वो उसकी रिपेयर कराए।
दूसरा है किस्त भुगतान पद्धति में संपत्ति की मदद क्रेता का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। किस्त भुगतान पद्धति में भी यही होता है। हायर परचेज सिस्टम में तो आपने इंस्टॉलमेंट में चीज़ खरीदी, इंस्टॉलमेंट में आपका पास स्वामित्व आएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ये होता है कि जब आपने कोई चीज़ किस्त भुगतान पद्धति में खरीदी है तो मरम्मत का दायित्व तो क्रेता का होता है, ठीक है, विक्रेता का नहीं होता, क्योंकि उसका स्वामित्व उसके बाद चला जाता है। तीसरा है किस्त भुगतान पद्धति में शुरू से ही जोखिम क्रेता का होता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, किस्त भुगतान पद्धति में शुरू से ही जोखिम क्रेता की होती है, अतः विक्रेता को बीमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। अभी हमने समझाया सेकंड ऑप्शन में कि मरम्मत का दायित्व तो क्रेता का होता है क्योंकि उसके पास स्वामित्व चला जाता है, लेकिन विक्रेता को बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा किसका जोखिम है, क्रेता का। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब चौथा ऑप्शन देखिए, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त भुगतान तक जोखिम क्रेता का होता है। बिल्कुल नहीं, जोखिम किसका होता है, विक्रेता का, क्योंकि स्वामित्व अभी उसी के पास है। चीज़ किसकी है, जब तक अंत इंस्टॉलमेंट विक्रेता की, हायर वेंडर का। तो इस प्रकार से बीमा कौन कराएगा, क्रेता कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा, बीमा करा सकता है विक्रेता। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये गलत हो गया कि परचेजर कैन डू इंश्योरेंस, हायर वेंडर कराएगा इंश्योरेंस। आंसर इज डी। अगला ऑप्शन है, रोकड़ी मूल्य 10,000 रुपये, किराया क्रय मूल्य 12,000 रुपये, तुरंत भुगतान उसने 2,000 किया, शेष राशि 4 समान किस्तों में भुगतान की गई। प्रथम किस्त में शामिल ब्याज की राशि क्या होगी? अब देखिए, कैश प्राइस आपका कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है, और परचेज प्राइस कितना है, 12,000। तो जितने में आपने संपत्ति खरीदी वो 12,000, तो आपका ब्याज कितना बन गया, 2,000। तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, 12,000। तो 12,000 में से 10,000 गए, 2,000 ब्याज आ गया आपका। अब उसने कहा है कि जो भी हम 4 इंस्टॉलमेंट बराबर देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी आपकी, 12,000 में से आपने 2,000 तो डाउन पेमेंट दे दिया, ठीक है, और ब्याज भी आपका 2,000 बना, तो आपकी किस्त बनी आपकी 10,000 की बराबर, 25,000 की 4। अब वो कह रहा है कि जो 2500 की आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है उसमें ब्याज कितना है। अब देखिए, आपकी 4 किस्तें जानी है, कितनी जानी है, 4 किस्तें जानी है। अब इसमें क्या है कि पहली जब आपने किस्त नहीं दी तो आपके पास 4 की विपरीत क्रम विधि अनुपाती होगी, तो 4, 3, 2, 1 अनुपात आपका बन जाएगा, यानी कि टोटल आपके 10 हो जाएंगे। अब देखो कैसे होंगे, आपने 4 किस्तें देनी है तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपके पास 4/10 अनुपात बन जाएगा, दूसरे में 3/10 बनेगा, तीसरे में 2/10 और चौथे में 1/10, यानी टोटल ब्याज 2,000 रुपये है, तो उसका 4/10 ब्याज हो जाएगा पहले इंस्टॉलमेंट में। तो कितना हो जाएगा, देखो ब्याज आपका निकला 2,000 रुपये, इसका 4/10 विपरीत क्रम विधि के अनुसार निकल जाएगा 800 रुपये ब्याज। तो पहले साल का ब्याज कितना निकल गया, 800 रुपये। और इसी तरह से हमें पूछा गया कि पहली इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा, तो 200 रुपये बिल्कुल नहीं, 800 रुपये, 1,000 और 2,000। तो आंसर इज 800 रुपये। तो आंसर हो गया 800 रुपये। अगर पूछा जाता दूसरी किस्त में कितना है, तो देखो 2,000 ब्याज है और विपरीत क्रम में पहली इंस्टॉलमेंट में 4 है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 इंस्टॉलमेंट दी तो बची 3 इंस्टॉलमेंट, तो 3/10, तो आपका आ जाएगा 600 रुपये इंटरेस्ट। ऐसे करते करते हम विपरीत क्रम विधि कहते हैं इसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 800 रुपये। अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में किस्त के भुगतान पर किराया क्रेता अपनी पुस्तकों में क्या प्रविष्ट करेगा, क्या एंट्री करेगा? एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड बाय हायर परचेजर ही विल जर्नल एंट्री। किराया विक्रेता खाते को क्रेडिट करेगा, बैंक या रोकड़ खाते को डेबिट करेगा, किराया विक्रेता खाते को डेबिट करेगा, या किराया विक्रेता खाते को डेबिट तथा बैंक खाते को क्रेडिट करेगा। अब देखिए, उसने हायर वेंडर को जब भी पे करेगा तो वो हायर वेंडर को डेबिट करेगा, और उससे कैश चला जाएगा तो वो कैश को क्रेडिट करेगा या बैंक को क्रेडिट करेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, करदाता की सकल कुल आय को ज्ञात करने की कुल कितनी मदें हैं? हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। अब देखिए, एसएससी कोई जो करदाता है उसकी आय, कुल आय निकालनी है जो कि टैक्सेबल नहीं है, मतलब कुल कितनी आय जिसमें टैक्स कुछ डिडक्शन होता है 80C से 80U तक, तो वो नहीं बता रहे हम आपको। उससे पहले जो है कुल आय निकालनी है, कुछ छूट से पहले। तो कितनी आय की मदें हैं, 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर है 5। अब देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा हो गया आपका कैपिटल गेन्स, और पांचवा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इस प्रकार से आपके 5 आपकी इनकम हेड्स हो गए। तो आंसर इज 5, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और लास्ट हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 आपके हेड्स ऑफ इनकम है जिन पे आपका टैक्स देना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को किस प्रकार की आपूर्ति पर
वस्तु एवं सेवा कर लगाने की शक्ति प्राप्त है और वो लगा भी सकते हैं। इन जीएसटी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव साइमल्टेनियसली पावर टू लेवी जीएसटी ऑन। अब देखो जीएसटी जो है जिसमें दोनों ही लगा सकते हैं, तो कौन सा होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई ओनली, राज्य अंतर्गत आपूर्ति, इंटर स्टेट सप्लाई ओनली, अंतर राज्य आपूर्ति, ये इंपोर्ट आयात, या दोनों ये भी। अब देखिए क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक ही उत्तराखंड में ही मान लीजिए आपका सप्लाई हो रही है, एक परचेजर भी वहीं का है, सेलर भी वहीं का है, तो ये माना जाएगा इंट्रा स्टेट, यानी कि राज्य अंतर्गत, एक ही राज्य के अंतर्गत सप्लाई हो रही है, तो बायर भी वहीं का, सेलर भी वहीं का है, तो जो भी जीएसटी लगेगी वो आपका हो जाएगा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या होता है? जिसमें सिर्फ सारा का सारा सेंटर को चला जाता है, आईजीएसटी होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, तो आंसर हो जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। तो उसमें सेंटर का भी हिस्सा होता है 50% और स्टेट का भी होता है 50%। जो स्टेट सेंटर लगाती है वो होता है सीजीएसटी, और जो आपका स्टेट लगाता है वो होता है एसजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, अंडर द Constitution GST supplies in the case of interstate trade, interstate commerce shall be levied and collected by the government of India। अब देखो इंटरस्टेट में क्या भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि सिर्फ सेंटर में ही सारा का सारा जाएगा, तो उसने कहा कि संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर को अंतर्राज्य व्यापार, ये अंतर्राज्य व्यापार है, भारत सरकार कर लगा सकती है और प्राप्त कर सकती है। 246 आर्टिकल ए, आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 254 या आर्टिकल 279 ए। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 269 ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 269 ए में बताया गया है कि जो इंटर स्टेट टैक्स में सारा का सारा जो है जीएसटी सप्लाई पे गवर्नमेंट लगा सकती है, उसे वही करेक्ट करती है, तो वो वर्णित है 269 ए आर्टिकल। अगला प्रश्न है, थ्रू जीएसटी विच स्लोगन हैज बीन प्रोमोटेड, वस्तु एवं सेवा कर। अब देखो जीएसटी क्या है, 1 जुलाई 17 को जो भारत में जो जीएसटी लागू करी भारत सरकार ने, वो पूरे एक टैक्स एक राष्ट्र था, लेकिन उसने पूछा स्लोगन क्या था? वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन मार्केट, वन टैक्स वन मार्केट, या वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। तो इसका सही उत्तर है वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, एक कर एक राष्ट्र एक बाजार। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, कैपिटल गेन्स फोर्थ हेड ऑफ इनकम। अब देखो हमने 5 इनकम बताई थे आपको हेड, उसमें से फोर्थ कौन सा है? कैपिटल गेन है। एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड। उसने कहा कैपिटल एसेट्स क्या होती है, उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? पूंजी का संपत्ति क्या होती है, उसमें शामिल नहीं बताया उसने कि नहीं है। गुडविल ऑफ परचेज, कार यूज फॉर बिजनेस पर्पज, ज्वेलरी, स्टॉक इन ट्रेड, कार फॉर पर्सनल यूज इन हाउस होल्ड फर्नीचर। अब देखिए कैपिटल एसेट्स क्या होती है, कैपिटल गेन क्या है। मान लीजिए किसके अपनी कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका गुडविल, बिजनेस की गुडविल है, कार यूज फॉर बिजनेस पर्पज है, ज्वेलरी है, तो ये सारी आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी। लेकिन अगर कॉमर्शियल गुड्स है जैसे स्टॉक इन ट्रेड, कार फॉर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड फर्नीचर, ये आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती। तो जो भी कैपिटल एसेट्स है वो आपकी मानी जाएंगी गुडविल ऑफ बिजनेस, कार यूज फॉर बिजनेस पर्पज और ज्वेलरी। तो आंसर इज डी। उसने पूछा नहीं है, आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, द इनकम टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एन इंडिविजुअल इज 10%, 20%, 15% एंड 30%। इनकम टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसने पूछा कि कितना टैक्स आपका इंडिविजुअल देता है, तो इसका आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, आयकर विभाग किसके अधीन कार्य करता है? आयकर विभाग किसके अधीन कार्य करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आयकर मुख्य आयुक्त। तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर, आयकर की दर निर्धारित तो सुनिश्चित की जाती है द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट, एन ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। तो इसका सही उत्तर है द फाइनेंस एक्ट। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की धारा 227(4)(a) के अंतर्गत किन कंपनियों को आंतरिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है? इंटरनल ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर कंपनी हुज पेड कैपिटल इज 50 लाख से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कंपनियों को, मोर देन 50 लाख पेड अप कैपिटल। भाई यही आंसर, इसका आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 50 लाख से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कंपनियों को आपका इंटरनल ऑडिट कराना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, AS22 इज रिलेटेड टू, AS22 इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये तो AS13 है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, ये अकाउंटिंग 10 से रिलेटेड है।
वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ये AS2 है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा डी, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, यश को 4000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा जाता है। यश ने कितने रुपए का माल दूषित होने के कारण लौटा दिया, ये निकालना है। यदि विक्रय वापसी वही में 360 का लिखा हुआ, तो देखिए यश को हमने 4000 का सामान बेचा, ठीक है। अब उसने कितना लौटाया देख लेंगे। हमने उसको 10% TD पे दिया, तो TD की एंट्री तो होती नहीं है, तो 400 रुपये तो डिस्काउंट ही हो गया। तो हमने 36 रुपये का सामान उसको दिया होगा, तो 3600 का 10% कितना हो गया 360। तो ये तो हमने विक्रय वापसी वही में दिखा दिया, लेकिन वास्तव में सामान कितने का था जो उसने लौटाया होगा, तो वो 4000 का 10% होगा, ठीक है ना, बिना TD वाला। तो हमने कितना निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 रुपये। तो उसने 400 का सामान वापस किया, 400 का सामान वापस किया, तभी वो 360 हमने सेल्स रिटर्न बुक में दिखाया, क्योंकि 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो वास्तव में वो कितनी कीमत का सामान था, 400 रुपये। तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के सहायक कार्यों में शामिल है सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि जो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो कितने हैं, वो 5 हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन उसने कहा सब्सिडरी फंक्शन, यानी उसके बाद के फंक्शन। तो देखिए, प्लानिंग तो आपका मेन फंक्शन है, डायरेक्शन भी आपका मेन फंक्शन है, स्टाफिंग भी। लेकिन कम्युनिकेशन जो है ये सब्सिडरी है, यानी कि कम्युनिकेशन करना, संचार करना प्रबंधन का सहायक कार्य में आता है, ठीक है। रिपोर्टिंग करना, कम्युनिकेशन करना, रिप्रेजेंट करना, ये सारे आपके सहायक कार्य में आते हैं। तो ध्यान रखना, मेन वर्क होते हैं प्लानिंग, डायरेक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जबकि सहायक कार्य होते हैं कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, फैलाव का कौन सा माप मानक विचलन का वर्ग है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस यानी विचलन, रेंज यानी प्रास, क्वार्टर डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन, या मीन डेविएशन माध्य विचलन। अब देखिए इसका आंसर है वेरिएंस, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा वेरिएंस निकल जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक्स वैल्यू दी हुई है 1 2 3, हमने उसका एवरेज निकालना है, एवरेज 2 आ गया। हमने 2 के बेस पे डेविएशन निकाला, तो आपका आ गया -1 0 +1। फिर हमने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर आया 1 0 1, फिर हमने उसका टोटल कर दिया 2। तो फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे तो हम करते हैं सिग्मा x² तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर दें तो हमारा आ जाएगा वेरिएंस। तो हमारा आंसर है विचरण। अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक समय अंतराल के ब्याज की गणना किस शेष पर की जाती है। अंडर द हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ। किस पर लगेगा, कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, इंस्टॉलमेंट प्राइस रिमेनिंग अनपेड, कैश प्राइस माइनस इंस्टॉलमेंट पेड, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम में जितना भी हमारा कैश प्राइस है उसी पे लगता है, और जो जो हमने दे दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड। रोकड़ मूल्य के शेष पर ही हमेशा ब्याज लगता है, आंसर ए। अगला प्रश्न है, शोधनीय पूर्वाधिकारंश का शोधन कैसे किया जा सकता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। वो कह रहा है कि जो हमारे पूर्वाधिकारंश है, 2 अंश होते हैं, एक होता है समतांश, एक होता है पूर्वाधिकारंश। और पूर्वाधिकारंश के भी कई प्रकार में शोधनीय होता है, तो शोधनीय पूर्वाधिकारंश का कैसा पेमेंट किया जा सकता है। वितरण योग्य लाभों में से द डिविजल प्रॉफिट्स, नए अंशों के निर्गमन प्राप्त राशि से, या बोथ ए एंड बी, या स्थायी संपत्ति की बिक्री प्राप्त राशि से। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा सी, वितरण योग्य लाभों में से भी और नए अंशों के निर्गमन से भी। इसके बाद आपका स्प्रेड डिकॉप्स का मतलब है, सब ठीक है, संघ भावना, उचित मेहनताना, या इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रेड डिकॉप्स फ्रेंच वर्ड है, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, उसमें लास्ट प्रिंसिपल था स्प्रेड डिकॉप्स, जिसका मतलब है टीम स्पिरिट्स। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, अच्छी वीडियो बनाएंगे अगली, और हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करें, सक्सेस हों। बेस्ट ऑफ लक।